So, you know very well कि today we will start with topic of in community medicine is dengue. You know very well कि dengue is a most common worldwide problem. More and more people affected annually by the dengue viruses. Dengue is also known as arthropod borne disease. डेंगू को हम लोग आर्थ्रोपोड बॉर्न डिसीज के नाम से भी जानते हैं और डेंगू जो है वो अफेक्शन है अर्बोवायरस का. अर्बोवायरस डेंगू अफेक्टेड बाय द अर्बोवायरस. देयर आर टू वेक्टर स्पीसीज ऑफ द अर्बोवायरस. दिस टू वेक्टर स्पीसीज ऑफ अर्बोवायरस आर एडिस इजिप्टाई एंड एडिस एल्बोपिक्टिन्स. एडिस इजिप्टाई एंड एडिस एल्बोपिक्टिन्स. ऐसे देखा जाए तो जो है डेंगू फीवर है वो नॉर्मल है और किसी को भी हो सकता है एट द चाइल्ड ऑफ लिटिल एज. लेकिन जब ये हायर फॉर्म में कब पहुंचता है, जब एडिस इजिप्टाई और एडिस एल्बोपिक्टिन्स जो वेक्टर स्पीसीज है वो क्या करती है, हमारे सर्कुलेशन में इंटर करती है. अब ये एडिस इजिप्टा और एडिस एल्बोपिक्टिस ने हमारे सर्कुलेशन में इंटर किया. सर्कुलेशन में इंटर करने के बाद ये कॉज करती है डेंगू हेमरेजिक फीवर एंड डेंगू शॉक सिंड्रोम. अब हम जो है वो डेंगू को अकॉर्डिंग टू द कम्युनिटी मेडिसिन जो है वो देखेंगे. अब हम इसको कम्युनिटी मेडिसिन के अकॉर्डिंग देखते हैं तो सबसे पहले हम इसका क्या देखते हैं, प्रॉब्लम स्टेटस. हम लोग सबसे पहले प्रॉब्लम स्टेटमेंट देखेंगे, देन उसके बाद में फिर हम लोग इसको एपिडेमियोलॉजिकल फैक्टर्स देखेंगे. एपिडेमियोलॉजिकल फैक्टर्स के हम लोग अंदर एजेंट फैक्टर पे आएंगे, देन ट्रांसमिशन ऑफ डेंगू का ट्रांसमिशन कैसे होता है और उसके बाद में फिर उसके इन्वायरमेंटल फैक्टर्स, फिर हाई रिस्क पेशेंट. डेंगू के हाई रिस्क पेशेंट कौन कौन से होते हैं, उसके क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस क्या होते हैं. क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस में हम लोग नॉर्मल फीवर देखेंगे, क्लासिकल डेंगू फीवर देखेंगे, डेंगू हेमरेजिक फीवर विथ फेब्राइल कंडीशन, क्रिटिकल फेज एंड रिकवरी फेज के अकॉर्डिंग देखेंगे. और उसके बाद में फिर हम लोग आएंगे डेंगू शॉक सिंड्रोम पे. देन उसके बाद में क्राइटेरिया फॉर क्लिनिकल डायग्नोसिस. इसके डेंगू के लिए इसके क्लिनिकल जो है उसके डायग्नोसिस का क्राइटेरिया क्या है, देन लेबोरेटरी डायग्नोसिस क्या है हमारा, फिर उसके बाद में क्लिनिकल मैनेजमेंट क्या रहेगा, देन क्राइटेरिया ऑफ द डिस्चार्ज, पेशेंट को डिस्चार्ज करने के क्राइटेरिया क्या रहेंगे, देन कंट्रोल मेजर्स, हम लोगों को डेंगू के लिए क्या कंट्रोल मेजर्स रखने, एंड ग्लोबल स्ट्रेटेजी अकॉर्डिंग टू 2012 टू 2020 हम लोग जो देखेंगे वो डेंगू की ग्लोबल स्ट्रेटेजी देखेंगे. अब सबसे पहले हम लोग आएंगे डेंगू के प्रॉब्लम स्टेटमेंट में. अब हम लोग डेंगू का प्रॉब्लम स्टेटमेंट देखें तो you know very well कि सम 2.5 बिलियन जो है 2.5 बिलियन पीपल ऑल ओवर द वर्ल्ड. इसका हम लोग रेशियो देखें तो 50 मिलियन ऑफ पीपल जो है वो हम लोगों को एनुअली अफेक्टेड मिलते हैं. एनुअली अफेक्टेड वर्ल्ड वाइड, पूरे वर्ल्ड में देखा जाए तो 50 मिलियन जो है वो केसेस हमको एनुअली मिलेंगे. उसके बाद में फिर हम लोग जो है 500,000 पीपल जो है वो हमको मिलेंगे हॉस्पिटलाइज, जिनको हॉस्पिटलाइजेशन का रिक्वायरमेंट होता है. ये हो गए हमारे हॉस्पिटलाइज रिक्वायर. अब हम देखें तो हमारी कंट्री ग्लोबली हम लोग बात कर रहे हैं तो ऑल ओवर द वर्ल्ड देखा जाए तो इससे जो है वो अफेक्टेड है. लेकिन अब हम बात करते हैं साउथ ईस्ट एशियन. ये तो हम लोगों ने एज अ वर्ल्ड बात कर ली कि हमारे वर्ल्ड में जो है वो उसका क्या रेशियो है. लेकिन अब हम बात करते हैं साउथ ईस्ट एशियन रीजन की. साउथ ईस्ट एशियन रीजन में केसेस के अफेक्शन के कारण जो है उसको 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है. इसकी 3 कैटेगरीज है. अब हम इसकी कैटेगरी ए देखें तो हमारी कैटेगरी ए के अंदर जो मिलेगा हमको इंडोनेशिया, इंडिया, बांग्लादेश, श्रीलंका, ये जो हमको मिलेगा कैटेगरी ए के अंदर. कैटेगरी ए के अंदर क्या है, जो वो हाई रिस्क अफेक्शन से बहुत ज़्यादा जो है वो हाईली अफेक्टेड जो है वो हमको पेशेंट्स मिलेंगे. और उसके बाद में यहाँ पे जो है वो हॉस्पिटलाइजेशन भी क्या होगा, हॉस्पिटलाइजेशन भी जो हैगा मोर रिक्वायरमेंट है हॉस्पिटलाइजेशन का. अब ये हम लोगों ने क्या देखी थी, साउथ ईस्ट एशियन रीजन की कैटेगरी ए के अंदर देखा था. अब हम कैटेगरी बी के अंदर आए तो वहां पे हमको क्या मिलेगा, कैटेगरी बी के अंदर हम लोग बात करते हैं तो कैटेगरी बी के अंदर हमको मिलेगा भूटान और नेपाल मिलेगा.
अब देखा जाए तो इसका एविडेंस क्या है, ए कैटेगरी से कम है। लेकिन भूटान के अंदर जो हम लोग बात करें तो हम लोगों को फर्स्ट आउटब्रेक, भूटान के अंदर हमको डेंगू का फर्स्ट जो आउटब्रेक मिला था वो मिला था 2014 के अंदर मिला था। अब हम लोग बात करें कि नेपाल की, तो नेपाल के अंदर जो है वो हम लोगों को फर्स्ट केस सीन हुआ था, नेपाल के अंदर फर्स्ट केस जो सीन हुआ था वो हमको 2014 में हुआ था। तो देखा जाए तो कैटेगरी ए के कंपैरिजन जो है कैटेगरी बी में हम लोगों को कम वो मिले। अब हम लोग बात करते हैं कैटेगरी सी की, साउथ ईस्ट एशियन रीजन के अकॉर्डिंग हम लोग कैटेगरी सी की बात करते हैं। तो कैटेगरी सी के अंदर क्या आ गया, कोरिया। अब कोरिया के अंदर हमको केसेस का, डेंगू के केसेस का जो है वो नो एविडेंस मिला है, कोरिया के अंदर डेंगू का जो है वो नो एविडेंस मिला है। तो ये तो बात हो गई हमारे कैटेगरीज की, साउथ ईस्ट एशियन रीजन की कैटेगरीज और वर्ल्ड वाइड। अब हम आते हैं अपने इंडिया के ऊपर। इंडिया के अंदर हम लोग देखें, इंडिया के अंदर हम लोग देखेंगे तो डेंगू का जो इंडेमिसिटी है, डेंगू का इंडेमिक 31 स्टेट्स और यूनाइटेड स्टेट्स के अंदर जो है हम लोगों को ड्यूरिंग 2017 के अंदर जो है 1,57,996 जो है वो केसेस जो है वो रिपोर्टेड हुए हैं विथ डेथ 253 डेथ के साथ। इंडिया के अंदर इंडेमिसिटी जो मिली हमको 31 स्टेट्स और यूनाइटेड स्टेट्स में 2017 के अंदर 1,57,996 केसेस रिपोर्टेड हुए हैं विद 250 डेथ के साथ। और यहाँ पर हम लोग देखें तो हमको इसका फैटिलिटी रेट है, इसका जो फैटिलिटी रेट है तो इसका फैटिलिटी रेट है हमको 0.16%। सो ये तो हो गई हमारे प्रॉब्लम स्टेटस की बात हो गई। अब प्रॉब्लम स्टेटस के बाद हम लोग आएंगे हमारे एपिडेमियोलॉजिकल फैक्टर्स पे। एपिडेमियोलॉजी, अब हम इसकी एपिडेमियोलॉजी पे आएंगे तो हम लोग सबसे पहले देखेंगे अपना एजेंट फैक्टर। हम लोगों ने एजेंट फैक्टर देखा। अब एजेंट फैक्टर में हम लोगों ने देखा कि इसका मेन एजेंट क्या है जिससे जो है वो डेंगू का अफेक्शन हो रहा है। तो ये होता है 4 सीरोटाइप की, 4 सीरोटाइप की वजह से। अब ये 4 सीरोटाइप कौन कौन से हैं, तो DEN-V1, DEN-V2, DEN-V3 एंड DEN-4, ये जो है इसके एजेंट फैक्टर हैं जिससे कि हमको अफेक्शन हो रहा है, जिससे कि डेंगू का अफेक्शन है। लेकिन इसमें मोर कॉमनली हम लोग देखें तो इन अवर इंडिया DNV1 एंड DNV2 इज मोर अफेक्टेड, ये जो है वो ज्यादा जो है वो अफेक्ट करती है। अब उसके बाद में हम लोग आते हैं ट्रांसमिशन ऑफ डेंगू। ट्रांसमिशन ऑफ डेंगू, हम लोग जो है वो डेंगू के ट्रांसमिशन पे है। डेंगू के ट्रांसमिशन की बात करें तो डेंगू ट्रांसमिशन किससे होगा, एडिस मॉस्किटो से। एडिस मॉस्किटो क्या है, एडिस मॉस्किटो जो है जो होस्ट पर्सन है जो कि पहले से डेंगू से अफेक्टेड है उससे जो है 1 to 5 डेज के अंदर क्या करता है, ब्लड को इंजेक्ट करेगा। और क्या ब्लड को उसने लिया और देन उसने क्या किया, अदर होस्ट के अंदर इंजेक्ट कर दिया। अदर होस्ट के अंदर इंजेक्ट कर दिया तो वो क्या हो गया हमारा, उसका डेंगू का इन्फेक्शस हो गया, वो कॉज हो गया। तो हमारा ऐसे होता है इसका ट्रांसमिशन। अब देखिए हम लोग एडिस मॉस्किटो, तो जो एडिस मॉस्किटो का मोस्ट इन्फेक्शियस पार्ट होता है वो उसका जेनाइटल ट्रैक्ट होता है। जेनाइटल ट्रैक्ट देखें तो ट्रांस ओवेरियन रीजन, ट्रांस ओवेरियन रीजन से जो होता है उसका मोस्ट इन्फेक्शियस पोजीशन होती है। और जो है डेवलप्ड एग होंगे कहाँ से, ओवी पोजीशन से। ये हो गई हमारे ट्रांसमिशन की बात हो गई। अब हम उसके बाद में आएंगे हमारे इन्वायरमेंटल फैक्टर्स के अंदर। अभी हम लोग एपिडेमियोलॉजिकल फैक्टर्स ही देखते हैं, इसके बाद हम लोग आएंगे इन्वायरमेंटल फैक्टर्स पे। देन हम इसके इन्वायरमेंटल फैक्टर देखें तो हम लोग ये देखेंगे कि जो है वायरस है वो कौन से इन्वायरमेंट में जो है उसका सर्वाइवल है। तो जो वायरस का इन्वायरमेंटल फैक्टर है वो है 16 डिग्री सेल्सियस टू 30 डिग्री सेल्सियस। रिलेटिव ह्यूमिडिटी है उसकी 60 to 80%। इस वाले परसेंटेज में जो है, इस टेम्परेचर में जो है वो वायरस जो है सरवाइव करता है। तो ये हो गया हमारा इन्वायरमेंट फैक्टर। और मोस्टली कहाँ पर होगा, वो रेनफॉल वाले एरिया में, रेनफॉल वाले एरिया में, और जहाँ पे आपने सुना ही होगा जहाँ पे वाटर का मोर स्टोरेज है,
जहाँ पे पानी जो है वो भरा रहता है। इसलिए हम लोग क्या कहते हैं कि बारिश के आने से पहले जो है वो सफाई करनी होती है। क्या होता है, क्योंकि अगर बहुत टाइम से जो है वाटर कलेक्टेड होता है तो उसके अंदर क्या होता है, वो वायरस का ग्रो होता है, वो वायरस ग्रो करता है और ज़्यादा से ज़्यादा इन्फेक्ट करता है। अब ये तो हो गए हमारे इन्वायरमेंटल फैक्टर की बात। अब हम देखेंगे इसके हाई रिस्क पेशेंट। हम जो है वो हाई रिस्क पेशेंट पाएंगे। अब हाई रिस्क पेशेंट की बात करें तो आप लोग को समझ सकते हैं, हाई रिस्क पेशेंट हम लोग देखेंगे तो वहां पे हमको क्या मिलेंगे, इन्फेंट्स, एल्डर एज के देखेंगे, फिर ओबीस पर्सन, ओबेसिटी वाली कंडीशन आ गई हमारी, उसके बाद में फिर प्रेगनेंसी की कंडीशन आ गई, देन पेप्टिक अल्सर्स, फिर क्रॉनिक हार्ट डिसीजेस, क्रॉनिक हार्ट डिसीजेस हो गए। उसके बाद में फिर जो क्रॉनिक डिसीजेस होती है हमारी, जैसे ब्लड प्रेशर, और मोस्ट कॉमन डिजीजेस हो गई आजकल की, ब्लड प्रेशर हो गया हमारा, डायबिटीज हो गया। उसके बाद में और फिर आता है हमारा फीमेल मेनापोजल और मेंस्ट्रुअल कंडीशन, फीमेल मेनापोजल और मेंस्ट्रुअल कंडीशंस। तो ये हो गए हमारे हाई रिस्क फैक्टर्स हो गए। देन इसके बाद हम लोग आएंगे इसके क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस पे। अब हम लोग इसके क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन देखेंगे तो सबसे पहले हमको क्या मिलेगा, नॉर्मल फीवर। नॉर्मल फीवर मतलब अनडिफरेंशिएटेड फीवर हम लोग देखेंगे तो ये हमको देखने को मिलेगा इन्फेंट्स के अंदर, इन्फेंट्स में देखने को मिलेगा, चिल्ड्रंस में देखने को मिलेगा। एंड इन डेवलप सिंपल फीवर मतलब इसके अंदर जो है वो नॉर्मल मैक्यूलोपेपुलर जो है वो रेशियस फॉर्म मिलेंगे। उसके बाद में फिर हम आएंगे नेक्स्ट क्लासिकल फीवर पे। क्लासिकल डेंगू फीवर की बात करेंगे हम लोग इसके अंदर। तो क्लासिकल डेंगू फीवर हमको जो है वो ऑल एजेस के अंदर मिलेगा, बोथ सेक्सेस के अंदर मिलेगा, और ऑनसेट इसको होता है सडन ऑनसेट होता है, चील वाली कंडीशन मिलेगी, रैशेस हमको यहाँ पर भी मिलेंगे। उसके बाद में फिर इसकी फिर उसके बाद में आएगा डेंगू हेमरेजिक फीवर। डेंगू हेमरेजिक फीवर की बात करें तो डेंगू हेमरेजिक फीवर को जो है वो 3 स्टेजेस में क्लासीफाई किया। फर्स्ट इज फेब्राइल फेज, देन क्रिटिकल फेज एंड देन रिकवरी फेज। अब हम लोग फेब्राइल फेज की बात करें तो फेब्राइल फेज के अंदर जो है वो इंक्यूबेशन पीरियड होता है इन फेब्राइल फेज के अंदर इंक्यूबेशन पीरियड होता है 4 to 6 डेज होता है। उसके बाद में यहाँ पे भी हमको वही वॉमिटिंग मिलेगी, इपीगैस्ट्रिक प्रॉब्लम मिलेगा, हेडेक मिलेगा, बैकएक मिलेगा, वीकनेस मिलेगी एंड इरिटेशन मिलेगी। देन उसके बाद में फिर नेक्स्ट हम लोग आएंगे क्रिटिकल फेज पे। क्रिटिकल फेज के अंदर क्या होता है, इसमें हमको डेज जो होता है वो 3 to 7 डेज जो है वो इलनेस देखेंगे हम लोग इसको, 3 to 7 डेज जो है वो इलनेस वाली कंडीशन मिलेगी। और उसके बाद में फिर क्लिनिकल हम लोग इसका लीकेज यूजुअली देखेंगे कि लीकेज मतलब यहाँ पे हेमरेज की कंडीशन की बात होगी तो लीकेज जो होगा वो 24 to 48 आवर्स जो हमको एक नॉर्मल कंडीशन में जो इसमें लीकेज मिलेगा। तो ये हो गई हमारे डेंगू हेमरेजिक फीवर की बात। अब हम लोग आएंगे जो है वो डेंगू शॉक सिंड्रोम वाली कंडीशन पे। देन डेंगू शॉक सिंड्रोम हमारी वाली कंडीशन में आने के बाद हम लोग देखेंगे क्या, सिवेरिटी देखेंगे। मतलब कि शॉक सिंड्रोम में मतलब ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पे ब्लड का लॉस हो रहा है, उसी की वजह से जो है वो शॉक वाली कंडीशन आ रही है। अब यहाँ पे आ गए हमारे, ये हुआ हमारा डेंगू शॉक सिंड्रोम का पीरियड। अब हम लोग देखेंगे क्राइटेरिया फॉर क्लिनिकल डायग्नोसिस। अब हम लोग क्या देखेंगे, क्लिनिकल क्राइटेरिया। हम लोगों ने क्लिनिकल क्राइटेरिया देखा तो क्लिनिकल क्राइटेरिया के अंदर हम लोग डेंगू फीवर देखेंगे, फिर उसके बाद में डेंगू हेमरेजिक फीवर का क्लिनिकल क्राइटेरिया देखेंगे, डेंगू शॉक सिंड्रोम का देखेंगे। तो डेंगू फीवर के अंदर जो क्या देखेंगे हम लोग, हेडेक देखेंगे, रेट्रोऑर्बिटल पेन, माइल्जिया, आर्थ्रेजिया, बोरोन पेन, हेमरेजिक मैनिफेस्टेशंस एंड ल्यूकोपेनिया की कंडीशन मिलेगी हमको यहाँ पे भी। उसके बाद में फिर हम लोग डेंगू हेमरेजिक फीवर में देखेंगे तो यहाँ पे क्या होगा, एक्यूट ऑनसेट ऑफ फीवर, फीवर का एक्यूट ऑनसेट होगा। और उसके बाद में यहाँ पे हमको क्या मिलेगा, ब्लीडिंग की कंडीशन मिलेंगी, ब्लीडिंग म्यूकोसा मिलेगा, प्लेटलेट काउंट जो होगा वो लेस देन 100,000 सेल्स पर क्यूबिक mm। उसके बाद में फिर हम लोग डेंगू शॉक सिंड्रोम के क्लिनिकल क्राइटेरिया पे आते हैं। डेंगू शॉक सिंड्रोम के क्लिनिकल क्राइटेरिया पे आएंगे तो हमको कौन सी कंडीशन मिलेगी, ट्रैकीकार्डिया मिलेगा, कोल्ड एक्सट्रीमिटीज मिलेगी, वीक पल्स मिलेगी, हाइपोटेंशन
हाइपोटेंशन एंड कैपिलरी रीफिल मिलेगा। उसके बाद में ये हमारा हो गया क्लिनिकल क्राइटेरिया हो गया। देन क्लिनिकल क्राइटेरिया के बाद हम लोग बात करते हैं हमारे लैब डायग्नोसिस की। लैब डायग्नोसिस में हम लोग क्या देखेंगे, सबसे पहले कि हमारा वायरस प्रेजेंट है, तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले वायरस का आइसोलेशन करेंगे। वायरस का आइसोलेशन किया हमने, उसके बाद में फिर हम वायरस का न्यूक्लिक एसिड देखेंगे। वायरस न्यूक्लिक एसिड के बाद में हम लोग उसमें इम्यूनोलॉजिकल रिस्पांस देखेंगे। इम्यूनोलॉजिकल रिस्पांस के अंदर हीमोएग्लूटिनेशन टेस्ट मिलेंगे, कॉम्प्लीमेंट फिक्सेशन, न्यूट्रलाइजेशन टेस्ट मिलेगा हम लोगों को, एलाइजा टेस्ट मिलेगा। उसके बाद में मेन देखेंगे आईजीजी और आईजीएम का रेशियो देखेंगे हम लोग। उसके बाद में रैपिड डायग्नोस्टिक टेस्ट देखेंगे। तो ये था हमारा लेबोरेटरी डायग्नोसिस। फिर उसके बाद में अब हमारा बचा है लेबोरेटरी डायग्नोसिस के बाद में क्लिनिकल मैनेजमेंट, क्राइटेरिया फॉर डिस्चार्ज एंड कंट्रोल मेजर्स एंड ग्लोबल स्ट्रेटेजी। तो क्लिनिकल मैनेजमेंट मैं आपको डिटेल में इसके नेक्स्ट वाली वीडियो में बताऊंगी। सबसे पहले हम लोग अब देखते हैं क्राइटेरिया फॉर डिस्चार्ज। डिस्चार्ज का हमारा क्राइटेरिया क्या होगा, हमारा डिस्चार्ज का जो क्राइटेरिया ये होगा कि जो हमारा पेशेंट है उसको 24 आवर तक जो है वो फीवर वाली कंडीशन जो है वो प्रेजेंट नहीं होनी चाहिए। 24 आवर तक उसको फीवर की कंडीशन नहीं होनी चाहिए। रिटर्न ऑफ एपिटाइट, जो उसको भूख नहीं लग रही थी वो वापस उसको जो है लगनी चाहिए। विजुअल क्लिनिकल इंप्रूवमेंट मिलेंगे, प्रॉपर यूरिनरी आउटपुट मिलना चाहिए। मिनिमम मतलब शॉक की रिकवरी के 2 to 3 डेज बाद हम उसको जो है वो हॉस्पिटल से डिस्चार्ज कर सकते हैं। देन उसके बाद में हमारा जो प्लेटलेट काउंट भी मिलेगा वो कितना मिलना चाहिए, मोर देन 50 प्लेटलेट काउंट हमको हॉस्पिटल क्राइटेरिया के लिए कितना मिलना चाहिए, 50,000 जो है वो पर क्यूबिक mm। ये हमारा हो गया डिस्चार्ज का पेशेंट। अब हम लोग देखेंगे कि कंट्रोल मेजर्स। अब हम लोग आएंगे डेंगू के कंट्रोल मेजर्स। डेंगू के कंट्रोल मेजर्स आप लोग समझ सकते हैं क्या, ज्यादा से ज्यादा मॉस्किटो को कंट्रोल करने का। आजकल मॉस्किटो के जो है वो इंसेक्टिसाइड्स बहुत सारे आने लगे हैं। उसके बाद में फिर मॉस्किटो बहुत सारी जो है वो मेडिसिन हम लोग को देखा, तो मॉस्किटो को कंट्रोल करने के लिए जो है वो हमारी मशीन्स वगैरह जो आती है वो, और उसके बाद में फिर हम लोग इसका क्या देखेंगे, वैक्सीन देखेंगे। जो इम्यूनाइजेशन डेंगू का भी जो है वो वैक्सीन इम्यूनाइजेशन करवाने का। फिर उसके बाद में अदर मेजर, अदर हम लोग देखें तो हम लोग क्या क्या प्रोटेक्ट कर सकते हैं, जैसे वो मच्छरों के आजकल रैकेट्स आने लगे, वो हमारे ड्रेसेस हम देखें तो फुल स्लीव्स के ड्रेसेस वगैरह, और उसके बाद में फिर नेट बेड्स आने लगी है, एंड देन जो है वो एंटीसेप्टिक क्रीम्स वगैरह आने लगे हैं, ऑडोमॉस वगैरह। तो ये जो हो गया हमारा क्या हो गया, कंट्रोल मेजर्स हो गया। अब कंट्रोल मेजर्स के बाद में हम लोग क्या देखेंगे, हमारी ग्लोबल स्ट्रेटेजी देखेंगे। ग्लोबल स्ट्रेटेजी के अकॉर्डिंग टू कम्युनिटी देख रहे हैं, इसलिए कम्युनिटी के अकॉर्डिंग जो है वो ग्लोबल स्ट्रेटेजी हमारी जरूरी है। ग्लोबल स्ट्रेटेजी में हम लोगों को क्या देखना है कि जो 50% इन 2020 तक जो है वो 50% जो है वो डेंगू वायरस को जो है वो हमको खत्म करने का है। देन अगेन फिर 25%, अगर 50% नहीं हो पाता है तो हमको 2020 तक जो है उसको 50% जो है वो रिड्यूस करना है। एंड एस्टिमेट करना है, एस्टिमेट हम लोगों को करना है ट्रू बर्डन हम लोगों को एस्टिमेट करना है। अभी 2015 तक का रेशो था कि 2015 तक जो है वो 2 एस्टिमेशन था, लेकिन ये जो है वो बढ़ के हो गया है अभी 2018 तक का एस्टिमेशन हो गया है। सो हम लोगों ने देखा ये हमारा पूरा डेंगू का डिस्कशन कि डेंगू हमारा एजेंट फैक्टर, सीरोटाइप, मेन सीरोटाइप जो होता है वो हम लोगों ने इसका प्रॉब्लम स्टेटमेंट, हम लोगों ने सारे पॉइंट देखे। देन बाकी क्लिनिकल मैनेजमेंट जो है वो मेरी आप लोग नेक्स्ट वाली वीडियो में देखेंगे। सो ये था हम लोगों का अभी तक का कम्युनिटी मेडिसिन की डेंगू का लेक्चर। सो फ्रेंड्स, थैंक यू।